नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला, आपका एकेडमिक काउंसलर। आज हम लोग बीएसओसी 134 में जो मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी है, उसी की कड़ी में हम लोग आज आगे क्लास करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये जाना कि सामाजिक शोध है क्या, पद्धति क्या है, कौन-कौन सी पद्धति है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को उस क्लास में जानने का प्रयास किया था। जैसे हमने बताया था कि जो मानवीय घटनाएँ होती हैं, जिन्हें हम सामाजिक घटनाएँ भी कह सकते हैं, उनको हम लोगों ने 2 भागों में देखा था, जिसको हमने बताया था मूर्त सामाजिक घटनाएँ, अमूर्त सामाजिक घटनाएँ। मूर्त सामाजिक घटनाएँ चूँकि प्रत्यक्ष होती है, आँख के सामने होती है, दिखाई देती है, इसलिए उसका जो अध्ययन करने का तरीका था, वो हमने बताया था क्वांटिटेटिव मेथड। और जो अमूर्त घटनाएँ होती हैं, क्योंकि वो छुपी हुई होती हैं, उसको हमने बताया था अध्ययन करने के लिए क्वालिटेटिव मेथड, गुणात्मक पद्धति के माध्यम से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र में जो ये गुणात्मक और परिणात्मक पद्धति थी, उसको हमने विस्तार से बताया था, कितने भागों में बाँटा, आगमन निगमन पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, सामाजिक दूरी, समाज मिति, सामुदायिक अध्ययन पद्धति, ये गुणात्मक में आता था। और परिणात्मक में हमने बताया था ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति और सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में। उसी कड़ी में हम आज जानने का प्रयास करेंगे जो ये साइंटिफिक मेथड होता है, वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धति जो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक विषय के रूप में जब समाजशास्त्र की नींव रखी गई थी, तो जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे अगस्ट कॉम्ट, उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का भरसक प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति, जिसको उन्होंने प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट की बात करी, उसको रखा। ठीक है? तो आज हम लोग उसी कड़ी में जानने का समझेंगे कि आखिर में वैज्ञानिक पद्धति क्या है। तो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए जैसे विभिन्न पद्धतियाँ, बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग किया गया, विभिन्न तरीके अपनाए गए, ठीक है? उन्हीं को हम वैज्ञानिक पद्धति कह सकते हैं। किसी भी विषय को विज्ञान बनाने में इन पद्धतियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने उसको अलग तरीके से डिफाइन किया। जैसे एक समाजशास्त्री हुए स्टुअर्ट चेज, उनकी एक पुस्तक आई थी द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उसमें उन्होंने जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके बारे में बताया। उनका बताया था कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका संबंध विज्ञान से है, ना कि अध्ययन विषय से है। ये किसने बताया था? स्टुअर्ट चेन ने। उसी संदर्भ में आगे कड़ी में हम आप देखेंगे तो एक हुए कार्ल पियर्सन ने अपनी पुस्तक, एक उनकी बुक आई थी द ग्रामर ऑफ साइंस। उन्होंने उसमें जो सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में निहित है, ना कि विषय में। मेथड पे ही लोगों ने फोकस किया, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में। जैसे लुंडबर्ग, वो लिखे थे, उनका कहना क्या था कि मोटे तौर पर वैज्ञानिक जो पद्धति होती है, वो क्या करती है, आंकड़ों का जो व्यवस्थित अवलोकन करती है, वर्गीकरण करती है, विश्लेषण करती है। ये लुंडबर्ग ने जो साइंटिफिक मेथड है उसको बताने का प्रयास किया। उसका कहना है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका मेन उद्देश्य क्या है, जो आंकड़े हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति का व्यवस्थित रूप से अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण करेंगे। तो बहुत सारे सामाजिक विचारकों की परिभाषाओं को देखते हुए हम वैज्ञानिक पद्धति को अगर एक लाइन में कहे तो कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति वह तरीका है जिसके सहारे क्या किया जा सकता है, किसी भी घटना का अध्ययन किया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति वह तरीका है जिसके माध्यम से, जिसके सहारे हम किसी भी घटना का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है? तो उसी संदर्भ में वैज्ञानिक पद्धति के कई चरण हम लोग देखने को पाते हैं। तो और बहुत सारे सामाजिक विचारकों ने अपने-अपने आधार पर, अपने-अपने अनुसार वैज्ञानिक चरण की व्याख्या की है। जैसे हम अगर लुंडबर्ग की बात करें,
तो उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए। उन्होंने 4 चरणों को वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताया। पहले नंबर पे उन्होंने बताने का प्रयास किया, मतलब उपकल्पना का निर्माण। अब उपकल्पना का निर्माण पहले स्तर पे उन्होंने रखा कि अध्ययन करने से पहले, किसी भी समस्या का अध्ययन करने से पहले हम लोग एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। हाइपोथेसिस वह होती है जिसका अभी हम लोग अपने अध्ययन क्षेत्र में खोज करेंगे। एक ऐसा एक ऐसा कार्यकारी वो बनाते हैं हम लोग कि जिसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन क्षेत्र में जाकर उसका हम लोग टेस्ट करेंगे, खोज करेंगे। ये लुंडबर्ग ने पहले चरण में बताया, 4 चरण जो बताया, पहला बताया उपकल्पना का निर्माण करते हैं किसी भी अध्ययन करने से पहले हम वैज्ञानिक पद्धति में। फिर वो दूसरे स्तर पे वो बताते हैं कि हम लोग जो तथ्य है उसका अवलोकन करेंगे, उसका संकलन करेंगे या उसको हम आलेखन करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। फिर वो कहते हैं जब हम तथ्यों को संकलित कर लेंगे तो तीसरे स्तर पे आएगा, संकलित जो तथ्य हैं उसका हम लोग एक वर्गीकरण करेंगे। फिर लास्ट में उन्होंने जो अपना वैज्ञानिक पद्धति का चरण बताया उसको बताया जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। उसके बाद हम लोग सामान्यीकरण करेंगे किसी भी समस्या, किसी भी घटना का। ठीक है, तो क्या जाना, लुंडबर्ग ने 4 तरीके की बताई। पहले स्तर पर बताया उपकल्पना का निर्माण, दूसरे स्तर पर वो बताए हैं तथ्यों का अवलोकन, संकलन या आलेखन की बात करते हैं। तीसरे स्तर पर वो बताते हैं संकलित तथ्यों का वर्गीकरण। फिर लास्ट में बताते हैं सामान्यीकरण। ठीक है, फिर जो दूसरे एक हम लोग देखेंगे समाजशास्त्री हुए पीबी यंग। पीबी यंग बहुत फेमस थे। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण की बात करी। जैसे लुंडबर्ग ने 4 चरण की बात करी, उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन, आलेखन या संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और सामान्यीकरण। उसी तरीके से पीबी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण की बात करी। 6 चरण में कौन कौन से आते हैं? अध्ययन समस्या का चुनाव। ठीक है, हम जैसे किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करने जाते हैं, देखो क्या समस्या, जैसे आ गया महिला सशक्तिकरण, महिलाओं से संबंधित समस्याएं, या गरीबी, ग्रामीण गरीबी, नगरीय गरीबी। ठीक है, उससे संबंधित हम पहले कौन सा अध्ययन करने जा रहे हैं, पीवी यंग बताते हैं पहले हम समस्याओं का चुनाव करेंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद वो कह रहे हैं जब हम किसी भी एक मुद्दे को या समस्या को ले लेते हैं, फिर दूसरे स्तर पे हम क्या करते हैं, उसी के आधार पर हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं, एक कार्यशील उपकल्पना का निर्माण करते हैं कि ऐसा गरीबी का कारण सामाजिक है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग 1, 2, 4 पॉइंट में उपकल्पना का, किसी भी समस्या से संबंधित उपकल्पना का निर्माण करते हैं। ये पीबी यंग बता रहे हैं दूसरे चरण पे। फिर उनका कहना था को जो थर्ड स्टेज आती है उसमें क्या करेंगे, हम उस क्षेत्र में जाकर जो समस्या है और जो उपकल्पना के आधार पर हम क्या करेंगे, अपने तथ्यों का संकलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक तथ्य का वो हम संकलन नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर चौथे स्तर पर बताते हैं कि तथ्यों का व्यवस्थित आलेखन करेंगे, संकलन के बाद तथ्यों का व्यवस्थित आलेखन करेंगे, लिखेंगे अच्छे तरीके से। फिर चौथे स्टेज पर, 5वें स्टेज पे बताते हैं तथ्यों का हम क्या करेंगे, एक वर्गीकरण करेंगे कि कौन से तथ्य को हमको रखना है। फिर लास्ट में वो कहते हैं जो तथ्य है उसी का हम सामान्यीकरण करेंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति में लुंडबर्ग ने 4 आधार बताए, उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन या आलेखन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, फिर सामान्यीकरण। लेकिन पीबी यंग ने, उन्होंने 4 आधार बताए थे लुंडबर्ग ने, लेकिन पीबी यंग ने क्या बताया, 6 आधार। 6 आधार में हमने आपको बताया पहले किसी भी अध्ययन क्षेत्र में जाएंगे तो उससे समझ हमको जिस पे अध्ययन करना है तो वो क्या बताते हैं, अध्ययन समस्या का चुनाव। दूसरे स्तर पर कार्यशील उपकल्पना का निर्माण, तीसरे स्तर पर तथ्यों का संकलन, फिर चौथे पे तथ्यों का व्यवस्थित आलेखन, फिर
पांचवे पे तथ्यों का वर्गीकरण, फिर छठे पे जो आता है उनका कहना था तथ्यों का हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। तो जब हम एक निष्कर्ष रूप में देखते हैं तो एक इन दोनों को देखने के बाद तो हम वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को एक ऐसे एक सरल रूप में लिखना हो तो हम क्या कहेंगे? समस्या का चुनाव, उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण और सामान्यीकरण। एक इन दोनों सामाजिक विचारकों के निष्कर्ष पे पहुंचते हुए हम कहेंगे वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को हम निम्न रूप में रख सकते हैं। समस्या का चुनाव, उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन या अवलोकन, तथ्यों का वर्गीकरण, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? सामान्यीकरण करते हैं किसी भी समस्या का। तो जब हम वैज्ञानिक पद्धति की ये चरण की बात करें उसमें हम तथ्य बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। तो डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है, तथ्यों का संकलन कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे इसको विस्तार से। जो अब आप ये जानेंगे तथ्य क्या है, ये दिमाग में आएगा आपके कि ये तथ्य क्या है। तो तथ्य को हम वे सूचनाएं या आंकड़े हैं, तथ्य वह सूचना या आंकड़ा है जिसके आधार पर हम किसी भी घटना का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं। तथ्य वे सूचनाएं या आंकड़े हैं जो हम फील्ड में जाकर इकट्ठा करते हैं, उसके आधार पर हम किसी भी घटना का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे विज्ञान वास्तव में क्या है? तथ्यों का संकलन ही तो है, ठीक है। जब तक हमारे पास कोई डाटा नहीं रहेगा, कोई तथ्य नहीं रहेगा, तब तक हम कैसे किसी निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। इसीलिए तथ्य वे सूचनाएं, आंकड़े हैं जिनके आधार पर हम किसी भी घटना का वैज्ञानिक तरीके से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कि जैसे एक एग्जाम्पल लें, जैसे हम गरीबी पे अध्ययन किए तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे गरीबी एक सामाजिक घटना है, तथ्यों के आधार पर। अगर हम जैसे जैसे डाटा का एनालिसिस करेंगे उसके आधार पर निकलेंगे तो ये निकल के आता है, ठीक है। तो तथ्य वे सूचनाएं, आंकड़े हैं जिनके आधार पर किसी भी घटना का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जाता है। विज्ञान वास्तव में क्या है? तथ्यों का ही संकलन है। जब हम सामाजिक अनुसंधान में बात करते हैं तो सामाजिक अनुसंधान एवं शोध क्या होता है? तथ्यों पर ही आधारित होता है, ठीक है। जो हम मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में बात करते हैं, सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं, पद्धति की बात करते हैं, तो ये सब बिना तथ्य के कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए सामाजिक अनुसंधान या शोध तथ्यों पर ही आधारित होता है। और चूंकि तथ्य क्या होते हैं, डाटा क्या होती है, समाज में देखेंगे आप बिखरी हुई होती है। अतः उसको करना क्या होता है? जैसे कोई भी अध्ययन करते हैं, जैसे मैं किसी भी समस्या का अध्ययन करने जाऊंगा तो मेरा अध्ययन करता हूँ, ठीक है। वो क्या करेंगे? इन्हीं तथ्यों को संकलन करेंगे और इसी आधार पर घटना के संबंध में हम क्या करेंगे? अपना निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जाना कि तथ्य क्या है, डाटा क्या है, डाटा कलेक्शन या संकलन, तथ्य संकलन। तथ्य वे सूचनाएं, आंकड़े हैं जिनके आधार पर हम किसी भी घटना का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और चूंकि विज्ञान तथ्यों का संकलन ही है, वास्तव में अगर हम विज्ञान देखें तो वो बहुत सारे डाटा का ही संकलन है। और सामाजिक अनुसंधान और या शोध में जब हम तथ्य की बात करते हैं तो तथ्य ही महत्वपूर्ण है, तथ्य आधारित ही है। क्योंकि समाज में तथ्य बिखरी हुई है, अतः क्या होता है? कह सकते हैं कि जो अध्ययन करता है वो फील्ड में जाकर या क्षेत्र में जाकर उसी तथ्यों का संकलन करता है और उस आधार पर उस घटना के संबंध में अपना निष्कर्ष निकालता है। जैसे कार्य कारण संबंध हम बात करते हैं। तो जब हम तथ्यों का तो दो प्रकार के तथ्य देखते हैं। पहला प्राइमरी डाटा जिसको हम प्राथमिक तथ्य बोलते हैं, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा जिसको हम द्वितीयक तथ्य बोलते हैं। अब हम प्राथमिक तथ्य किसे कह सकते हैं? आप लोगों के आएगा, तथ्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तथ्य वे हैं जिनका हम क्या करते हैं? जिनका हम संकलन फील्ड में जाकर प्रत्यक्ष रूप से करते हैं,
जैसे शोधकर्ता जो होता है, जो उस समस्या का अध्ययन कर रहा है, उसको हम शोधकर्ता कहेंगे, ठीक है। वो क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से स्वयं जाकर प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है। यह क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जो शोधकर्ता होता है, वह अपने उस डाटा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। जबकि हम जब द्वितीयक तथ्य की बात करते हैं, जिसका संकलन अध्ययन करता है, नहीं करता, बल्कि वह किसी दूसरे द्वारा जो पहले से संकलित हैं या आवश्यकता अनुसार अध्ययन करता इस तथ्यों का उपयोग करता है। प्राथमिक तथ्य फील्ड में जाकर हम कलेक्ट करते हैं। द्वितीयक जैसे हमारी डायरी हो गई, बहुत सारी जैसे उस संबंधी, उससे घटना से संबंधित बहुत सारी किताबें होंगे, उससे जो हम डाटा कलेक्ट वो द्वितीयक स्रोत में आ जाएगा। प्राथमिक में जो हम जाकर साक्षात्कार के माध्यम से खुद उत्तरदाता से इकट्ठा करते हैं, इसको हम प्राथमिक तथ्य कहते हैं। अब जब हम तथ्यों की बात करते हैं तो जैसे पीबी यंग हुए, पीबी यंग ने तथ्य संकलन के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, ठीक है, जिसको हम एक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज बोलते हैं, परलेखीय स्रोत, और दूसरा बोलता है क्षेत्रीय स्रोत। और लुंडबर्ग 2 भागों में वो भी विभाजित किए हैं, एक है ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा क्षेत्रीय स्रोत। अब जब हम प्राथमिक तथ्य स्रोत है जो, इसके अंतर्गत क्या होता है, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची एवं जो स्थानीय स्रोत या सूचनाएं हैं, उसको हम प्राथमिक स्रोत में रख सकते हैं। द्वितीयक स्रोत में इसके अंतर्गत जो सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में जो प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेख होते हैं, उसको सम्मिलित किया जाता है। जैसे डायरी, पत्र, कोई संस्मरण हुआ हो, किसी का जीवन इतिहास हो, जनगणना रिपोर्ट हो, एवं सरकारी पत्रों के जो, उसको शामिल किया जा सकता है द्वितीयक स्रोत में। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची एवं स्थानीय स्रोत एवं सूचनाएं। दूसरे के अंतर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी जो प्रकाशित या प्रकाशित प्रलेख हैं, डायरी, पत्र, संस्मरण, जीवन इतिहास, जनगणना रिपोर्ट आदि, ये सब अंतर्गत आते हैं। अब जो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत जब हम बात करें अवलोकन, साक्षात्कार, अब ये जानना है कि आखिर में अवलोकन क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अवलोकन एक बहुत प्राचीन, बहुत पुराना पद्धति है, इसको हम शास्त्रीय पद्धति भी कह सकते हैं। यह प्राथमिक तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो अवलोकन है उसका अंग्रेजी क्या है, ऑब्जर्वेशन, जिसका अगर हम हिंदी में बात करें तो उसका मतलब होता है देखना, मतलब नेत्रों द्वारा किया गया अध्ययन। इसलिए जो अवलोकन है उसको हम क्या कहेंगे, नेत्रों द्वारा किया गया अध्ययन। तो जैसे एक समाजशास्त्री हुए मोजर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठोस अर्थों में अवलोकन में क्या होता है, कानों एवं बाड़ी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग की स्वतंत्रता होती। क्यों? क्योंकि अवलोकन हम प्रत्यक्ष करते हैं ना, इसलिए यहाँ कान और बाड़ी नहीं, नेत्र द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। या गुडे एंड हार्ट एक है समाजशास्त्री, उन्होंने कहा विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है, फिर सत्यापन के लिए अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। इसलिए उन्होंने अवलोकन को बहुत महत्वपूर्ण बताया कि विज्ञान जो है अवलोकन से ही प्रारंभ होता है, और फिर जब हम सत्यापन करने के लिए अवलोकन पर ही लौट कर आना पड़ता है, ठीक है। इसी आधार पर अवलोकन की हम कुछ विशेषताएं भी बता सकते हैं। जैसे मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग अवलोकन में किया जाता है। उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन, हम किसी उद्देश्य को लेकर बहुत गहन अध्ययन करते हैं फील्ड में जाकर, या विशेषताओं में प्रत्यक्ष अध्ययन बता सकते हैं उसको, या पारस्परिक एवं कार्यकारण संबंध का पता लगाना बता सकते हैं, या सामूहिक व्यवहार का अध्ययन बता। तो विशेषताओं में मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग होता है अवलोकन में, और अवलोकन उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन को कह सकते हैं,
या प्रत्यक्ष अध्ययन या पारस्परिक एवं कार्यकरण संबंध का पता लगाना या सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अब इसी आधार पर हम देखते हैं तो अवलोकन के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के अवलोकन हो सकते हैं। तो उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो अवलोकन को हम 3 प्रकार बता सकते हैं। कौन? नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अवलोकन को 3 प्रकार बता सकते हैं, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अब नियंत्रित अवलोकन में क्या होता है? अध्ययनकर्ता का घटना पर नियंत्रण होता है या अध्ययनकर्ता पर भी नियंत्रण होता है। और अनियंत्रित अवलोकन के अंदर आ गया सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध असहभागी अवलोकन या सामूहिक अवलोकन तीसरा है। तो नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग अधिकतर क्या होता है, जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें घटना पर अध्ययनकर्ता नियंत्रण रखा जाता है। इसमें घटना पर और अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है। प्रयोगशाला में किए जाने वाला अध्ययन नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। किसी भी प्रयोगशाला में जो हम अध्ययन करते हैं उसको नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत रख सकते हैं। नियंत्रित अवलोकन को हम पूर्व नियोजित अवलोकन या संरचित अवलोकन या व्यवस्थित अवलोकन भी कह सकते हैं। और वर्तमान में जब हम इस विधि की बात करें तो इस विधि का प्रयोग नेतृत्व, किसी देश पे आक्रमण, उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों एवं शिष्य गृह के बच्चों के अध्ययन के लिए किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में होता है अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच में एक कड़ी या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है नियंत्रित अवलोकन में। अब जब हम अनियंत्रित अवलोकन को देखते हैं तो इसमें ना तो घटना पर और ना ही अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण होता है। उस नाम से ही है अनियंत्रित अवलोकन। इसमें ना तो घटना पर और ना ही अध्ययनकर्ता पर कोई नियंत्रण होता है, वह स्वतंत्र होता है और किसी भी घटना का अध्ययन कर सकता है। लेकिन नियंत्रित अवलोकन में ऐसा नहीं दिखाई देता। नियंत्रित अवलोकन पर अध्ययनकर्ता स्वयं और घटना पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखता है। ठीक है, लेकिन अनियंत्रित अवलोकन ना तो घटना पर और ना ही किसी प्रकार का अध्ययनकर्ता पर कोई नियंत्रण होता है। वह स्वतंत्र होता है और किसी भी घटना का अध्ययन कर सकता है। जैसे गुडे और हार्ट ने इसे साधारण अवलोकन भी कहा है, जबकि अनुसंधान का जो अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान के अगर क्षेत्र में हम बात करें तो अनियंत्रित अवलोकन एक प्राचीन विधि है। ठीक है, तो अब अनियंत्रित अवलोकन में मुख्यतः 3 बातें आती हैं। कौन कौन सी? एक होता है सहभागी अवलोकन। अब सहभागी अवलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सर्वप्रथम अगर हम प्रयोग की बात करें तो एक हुए समाजशास्त्री लिंडमैन ने अपनी एक पुस्तक आई थी उनकी 1924 के आसपास, उसमें उन्होंने उन पुस्तक का नाम था सोशल डिस्कवरी में सबसे पहले सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। लिंडमैन ने 1924 में अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक थी एक सोशल डिस्कवरी में, सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। अब सहभागी अवलोकन में होता है कि जो अध्ययन करता होता है या अवलोकन करता भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि हम जो अध्ययन करता वो किसी को देखने ही जाता, समस्या को, संबंधी को समझने ही जाता है। अवलोकन करता है पूरे समस्याओं का, पूरे घटनाओं का, पूरे तब तथ्यों का इकट्ठा करता है। तो लिंडमैन ने 1924 में सोशल डिस्कवरी में सबसे पहले सहभागी अवलोकन का बात किया। और सहभागी अवलोकन में क्या होता है, क्या है, जो अध्ययन करता है वह क्या करता है, जो जिस समूह या जिस उसका अध्ययन किया जाना है, जैसे हम किसी जनजात की बात करें, जो आदिम जात की बात करें, उसके अगर हम किसी सांस्कृतिक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमको करना क्या पड़ेगा, उसके सदस्य बनना पड़ेगा वहां जाकर, तभी हम कोई डाटा निकलवा सकते हैं। ये सहभागी मतलब सहभागी नाम से ही है, सहभागी मतलब हम उसके भागीदार बनते हैं।
उस समूह का सदस्य बन जाते हैं और फिर उससे संबंधित जो हमारा अध्ययन है, उससे संबंधित तथ्यों को हम एकत्रित करते हैं। किसमें? सहभागी अवलोकन में, जो कि अनियंत्रित अवलोकन का एक नंबर 1 पार्ट है। जब इसमें कहा जाता है जैसे मानव शास्त्र, ठीक है? मानव शास्त्र में क्या हुआ है, अवलोकन विधि को, जो अवलोकन विधि है, उसका सहभागी अवलोकन है, उसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया गया है, ठीक है? जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम बात करें मालिनोव्स्की, जो सबसे फेमस है मानव शास्त्र में, उन्होंने जब ट्रोबियंट द्वीप के अग्रोनाट जनजाति का अध्ययन किया था सहभागी अवलोकन के माध्यम से, ठीक है? और रेबंड फर्थ हुआ, होबो लोगों का अध्ययन किया। बाइट ने सड़कों पर व्यतीत करने वाले जीवन में जो सड़कों पर लोग रहते हैं उनके सहभाग बनकर उसका अध्ययन किया, या जॉन हार्वर्ड ने कैदियों का अध्ययन किया। तो ये मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन विधि का बहुत प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। मालिनोव्स्की चाहे हो, चाहे जॉन हार्वर्ड हो, चाहे रेमंड फर्थ हो, ये बहुत सारे मानव शास्त्री हुए, उन्होंने उस समूह का सदस्य बनकर उसका पूरी तरीके से अध्ययन किया। तो सहभागी अवलोकन का संबंध किसी भी विधि से घटना के संबंध में या समूह के संबंध में विस्तृत एवं गहन सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। जब हम सदस्य बन जाते हैं, धीरे धीरे करके जो हम समस्या लेकर जाते हैं, जिसका हमारे अध्ययन करना होता है, तो आप देखेंगे कि हमको बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं या तथ्य एकत्रित कर लें। लेकिन इसका एक दोष भी बहुत बड़ा है कि इसमें होता है क्या है ना, जैसे जब हम इमोशनल जुड़ जाते हैं, जब अध्ययनकर्ता, इसमें इसमें सबसे बड़ा दोष ये है कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता हमेशा संदेह की घेरे में रहती है, क्योंकि आप तटस्थ नहीं रह पाते, क्योंकि किसी भी समूह का उस सदस्य बन जाएंगे तो आप, इसका एक आलोचना हुआ है, इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वस्तुनिष्ठता का हमेशा अभाव रहने की संभावना संदेह के घेरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस समूह के सदस्य बन जाते हैं तो इमोशनली कभी-कभी आप उस समूह से जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों को हम नहीं निकाल पाते, या निकाल भी पाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से हम लिख नहीं पाते हैं। तो ये हुआ सहभागी अवलोकन, जिसको लिंडमैन ने 1924 में सोशल डिस्कवरी में इसको व्यवस्थित तरीके से रखा है। फिर आता है असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें होता क्या है, जब अवलोकनकर्ता समूह के जीवन में भाग लिए बिना या समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ तटस्थ होकर क्या करता है, अध्ययन करता है, तो इसे असहभागी अवलोकन करता है। और इसमें साधारणतया वह समूह में एक बाहरी व्यक्ति एवं शोधकर्ता के रूप में उपस्थित होता है। जैसे हम किसी भी, मतलब उसका सदस्य नहीं बनेंगे, बाहर से ही तटस्थ होकर हम उस समस्या का अध्ययन करेंगे, ठीक है? और उसमें हमको उस समूह में उपस्थित होना कोई बहुत वो नहीं होता, असहभागी अवलोकन में। कभी-कभी होता है क्या है, समूह के सदस्य उसकी उपस्थित से ही अनभिज्ञ होते हैं, ठीक है? जैसे हम किसी चीज़ का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वो समूह नहीं जान पाता है किस लिए आए हैं, ठीक है? तो जैसे नर्सरी स्कूल के बच्चों का अध्ययन इसी तरीके के उन्होंने अध्ययन करना, एक समाजशास्त्री हुए जैसे स्पेचियम वुल्फ ने, उन्होंने नर्सरी स्कूलों का अध्ययन असहभागी अवलोकन के माध्यम से किया था। फिर आता है अर्ध सहभागी अवलोकन, ठीक है? तो अर्ध सहभागी अवलोकन में होता क्या है कि इस पद्धति में, और इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आप देखेंगे तो गुडे एंड हार्ट द्वारा किया गया था, ठीक है? जो गुडे एंड हार्ट थे, उन्होंने सबसे पहले अर्ध सहभागी अवलोकन का अध्ययन किया था। इसमें होता क्या है, अध्ययनकर्ता जो होता है, जो अवलोकन करता होता है, वह समूह के, जिस समूह का अध्ययन कर रहा होता है, उसके दैनिक कार्यों में सहभागी बनता है। उसका जो दैनिक कार्य है उसमें वो सहभागी बनता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना या क्रिया या समारोह में वह हमेशा दूर बैठ के चीजों को अध्ययन करता है, ठीक है? जो
दैनिक कार्य है उसमें तो वो पूरी तरीके से सहभाग करता है। लेकिन जब कोई विशेष ओकेजन होता है, उत्सव होता है, कोई विशेष घटना है, किसी क्रिया या किसी उसमें समारोह में के अवसर पर वो क्या करता है, दूर से बैठ के चीजों को देखता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया अर्ध सहभागी, पूरी तरीके से भाग नहीं लेता, दैनिक क्रिया में भाग लेता, लेकिन कोई विशेष है तो वो दूर बैठ के चीजों को देखता है, तो इसको हम बोलते हैं अर्ध सहभागी। तो हम लोगों ने जाना सहभागी, सहभागी में हमने बात करा था कि लिंडमैन ने 1924 में सोशल डिस्कवरी में बात करा था। असहभागी, असहभागी में होता है कि हम उसमें भाग नहीं लेते। लेकिन अर्ध असहभागी जिसको गुडे एंड हार्ट ने बताया था, उसमें उनमें कुछ चीजों में भाग लेता है, कुछ चीजों में भाग नहीं ले लेता है। ठीक है, फिर जो तीसरा है उसको बोलते हैं सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन में यह माना जाता है कि मानव मस्तिष्क की एक सीमा होती है, इसलिए कई लोग मिलकर किसी भी घटना का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यह नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों का मिश्रण होता है। जो सामूहिक अवलोकन होता है उसमें क्या होता है कि पूरे समूह के लोग मिलकर उस घटना का अध्ययन करता है, और इसमें नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। जैसे 1937 के में इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव, विचार एवं जीवन के अध्ययन हेतु 1944 में इसमें अध्ययन किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन पद्धति की शुरुआत 1897 में हुई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने अवलोकन जाना। ठीक, उसमें सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। ठीक है, ये प्राथमिक शोध के अंतर, जब हम प्राथमिक डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे उसमें अवलोकन आता है। फिर उसमें साक्षात्कार आता है। अब हम जानेंगे कि आखिर में साक्षात्कार किसे कहेंगे। जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट आपको जान पड़ता है कि शाब्दिक अर्थ से प्रकट होता है कि साक्षात्कार किसी के अंदर प्रवेश कर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, साक्षात्कार किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी समस्या के संबंधित, उससे संबंधित उस व्यक्ति के अंदर उसके संबंध बनाकर जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में, मतलब जिन अप्रकट या अदृश्य तथ्यों का वह रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार है। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में बताया था, अमूर्त घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं छिपी हुई होती है जिसको हम नहीं देख पाते, लेकिन साक्षात्कार इंटरव्यू एक ऐसा पद्धति है समाजशास्त्र में या सामाजिक अनुसंधान में, वैज्ञानिक पद्धति के तहत हम क्या करते हैं, जो अदृश्य हैं, अप्रकट हैं, जो तथ्य हैं, उसका जिसका निरीक्षण नहीं हो सकता बाह्य रूप में, बाहरी रूप में, उन तथ्यों की जानकारी के लिए हम साक्षात्कार का प्रयोग कहलाते हैं, या साक्षात्कार उसे कहेंगे। ठीक, अदृश्य, अप्रकट, जिनका ऊपर तरीके से बाह्य रूप से हम अध्ययन नहीं कर सकते, साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है। जैसे गुडे एंड हार्ट ने कहा कि साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, जो साक्षात्कार है, तो अंतःक्रिया जैसे जो अध्ययन करता है और जो सूचना दाता है, दोनों का जो इंटरेक्शन होता है, गुडे ने बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया को हम मूल रूप से साक्षात्कार मान सकते हैं। ठीक है, तो साक्षात्कार को अनेकों विद्वानों ने कई तरीके से समझाने का प्रयास किया है, उसको वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो जैसे कार्य और उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो साक्षात्कार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कार्य और उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार को 3 तरीके से हम लोग जान सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है निदानात्मक साक्षात्कार, दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार, तीसरा है अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। अब निदानात्मक साक्षात्कार में क्या होता है जिसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। अब इसका उद्देश्य होता है किसी भी समस्या के कारणों को ज्ञात करना,
मतलब किसी भी समस्या का क्या कारण है उसको हम लोग अगर जानते हैं तो उसको हम निदानात्मक डायग्नोस्टिक जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक डॉक्टर किसी भी रोग के कारण को जानता है ना, तो कहते हैं डायग्नोस्ट करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, उस रोग से संबंधित जानने के लिए रोगी से बहुत सारी क्वेश्चन पूछता है कि कैसे बुखार हुआ, कहीं कैसे क्या हुआ, मतलब कोई भी समस्या। उसी प्रकार अगर हम सामाजिक समस्याओं या घटनाओं के कारणों को जानने के लिए सूचना शोधकर्ता क्या करता है, सूचना दाता से साक्षात्कार करता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर किसी भी रोग के लिए डायग्नोस्ट करता है, निदानात्मक उपचार करता है, पूछताछ करता है, उसी तरह के समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के कारणों को जानने के लिए जो शोधकर्ता होता है वह सूचना दाता से साक्षात्कार करता है। जैसे बहुत सारी समस्याएं या घटनाएं, जैसे अपराध, बाल अपराध या गरीबी, बेकारी, महिलाओं से संबंधित समस्याएं। ठीक है, इन कारणों को जानने के लिए जिसका उपयोग करते हैं हम साक्षात्कार को, उसको हम निदानात्मक साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, किसी भी समस्या के कारण को जानने के लिए हम निदानात्मक साक्षात्कार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रीटमेंट इंटरव्यू या उपचारात्मक साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, इसमें होता है किसी भी समस्या के कारण को जानने के पश्चात उसके समाधान के लिए लोगों से सुझाव मांगना उपचारात्मक साक्षात्कार है। मतलब हम जान लिए कि गरीबी का कारण क्या है, गरीबी का कारण है बेरोजगारी, तो उसको कैसे हम दूर करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सुझाव मांगेंगे, तो उसको हम बोलेंगे उपचारात्मक साक्षात्कार। किसी भी समस्या के कारण को जानने के पश्चात उसके समाधान के लिए जो सुझाव मांगा जाता है उसको हम उपचारात्मक साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इंटरव्यू। फिर आता है अनुसंधानात्मक साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के साक्षात्कार में होता है कि घटना के संबंधित नवीन ज्ञान एवं तथ्यों की खोज की जाती है। अनुसंधानात्मक साक्षात्कार में हम करते हैं कि कोई भी घटना है उससे संबंधित नवीन ज्ञान एवं तथ्यों की खोज की जाती है। ठीक है, और इसी आधार पर हम क्या करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर आता है औपचारिकता के आधार पर। जो मोजर ने, उन्होंने साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया था। एक बोला था औपचारिक साक्षात्कार जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल इंटरव्यू, और दूसरा बोलता है अनौपचारिक साक्षात्कार, इनफॉर्मल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, औपचारिक में होता है कि नियंत्रित तथा नियोजित साक्षात्कार भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें पहले से ही कुछ प्रश्न बना कर लिए जाते हैं। जैसे हम अगर हम फील्ड में जाएंगे तो वो समस्या है तो उससे संबंधित हम पहले से ही एक लिख लेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न बनाकर ले जाएंगे, तो उसी प्रश्न के आधार पर हम सूचना दाता से तथ्य एकत्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त क्या होता है, नए प्रश्न बनाने व शब्दों में परिवर्तन करने की छूट साक्षात्कार को नहीं होती। इसमें जो फॉर्मल इंटरव्यू होती है उसमें आपको लाइन टू लाइन जो आप बना कर ले गए हैं उससे आपको सूचना दाता से फॉर्मल तरीके से उसको साक्षात्कार करना होता है। इसमें ये छूट नहीं होती कि साक्षात्कारकर्ता कुछ नया चीज पूछ ले। लेकिन जो मोजर ने बताया, मोजर ने दो तरीके की बताया, एक उपचारात्मक, एक औपचारिक जिसको फॉर्मल बोलते हैं, दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक या इसे हम अनियंत्रित या अनियोजित भी कह सकते हैं, या स्वतंत्र इनफॉर्मल जिसको बोलते हैं इंटरव्यू, या स्वतंत्र साक्षात्कार भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो साक्षात्कार करता है, जो अध्ययन करता है, जो अवलोकन करता है, वह जो प्रश्न है जो पूछे जाने हैं वो उसको बनाने में या उसके क्रम में परिवर्तन करने में
या उसके अर्थ की व्याख्या करने में या नए प्रश्न बनाने में या प्रश्नों की शब्दावली में परिवर्तन करने में इसको छूट होती है। देखिए यहाँ फॉर्मल में छूट नहीं होती, जो आप बना कर ले गए हैं 1, 2 नंबर 3 नंबर, उस आधार पे ही आप क्वेश्चन पूछेंगे सूचना दाता से। लेकिन इनफॉर्मल में मोजर बताते हैं कि इसमें छूट होती है कि वह प्रश्नों के जो बनाने के तरीके में या उसकी व्याख्या करने में या उसके शब्दावली में कुछ हेर-फेर करने में इसमें छूट होती है साक्षात्कार करने वालों को। ऐसे फिर उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के साक्षात्कार को बताया गया है। ठीक है? उत्तरदाता कितने संख्या में है उसके आधार पर भी साक्षात्कार को 2 प्रकार से बताया गया है। ठीक है? पहला क्या है? व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसमें क्या होता है? इसमें एक समय में शोधकर्ता एक ही सूचना दाता के माध्यम से बातचीत करता है। मतलब आप व्यक्तिगत जानते हैं, ये पर्सनल, जैसे हम किसी नेता का, किसी अभिनेता का, मतलब 1 टू 1, मतलब साक्षात एक ही लोगों का अध्ययन करना है। तो इसमें एक समय में शोधकर्ता एक ही सूचनादाता के माध्यम से बातचीत करता है। शोधकर्ता सूचनादाता को प्रभावित भी कर सकता है, जिससे सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो जाती है इसमें। और दूसरा होता है सामूहिक साक्षात्कार। इसमें जो अवलोकन करता है या साक्षात्कार करता है, जो सूचना एकत्र करता है, वो क्या करता है, एक समय में एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक समूहों से सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। या इसमें क्या करता है, वह उत्तरदाताओं से बारी-बारी से भी प्रश्न पूछ सकता है और संपूर्ण समूह के बारे में एक बार में भी पूछ सकता है। ठीक है? तो उत्तरदाताओं के आधार पर 2 आधार हैं। एक है व्यक्तिगत साक्षात्कार जिसे 1 टू 1 होता है, जैसे किसी नेता का, किसी अभिनेता का आप लोग बहुत सारा साक्षात्कार देखे होंगे। लेकिन सामूहिक साक्षात्कार में आप देखे होंगे तो बहुत सारे लोगों को एक साथ भी हम कर सकते हैं। ठीक है? फिर आता है अध्ययन पद्धति के आधार पर। अध्ययन पद्धति के आधार पर भी साक्षात्कार को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन-कौन से होते हैं? अनिर्देशित साक्षात्कार या केंद्रित साक्षात्कार। ठीक है? तो अनिर्देशित में होता है, इसमें अनियंत्रित व संचालित साक्षात्कार भार भी इसको कहते हैं। इसमें किसी कठिन समस्या के बारे में सूचना दाता से स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू में अनियंत्रित व असंचालित, जिसको साक्षात्कार भी कह सकते हैं, इसमें किसी भी कठिन समस्या के बारे में सूचना दाता से स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक? इसमें शोधकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों स्वतंत्र होकर बातचीत करते हैं, इसलिए यह अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। ठीक है? जो नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू होता है, जिसको हम अनियंत्रित या असंचालित साक्षात्कार भी कहते हैं, इसमें स्वतंत्रता पूर्वक हम से प्रश्न पूछते हैं। फिर जो एक आता है केंद्रित साक्षात्कार, जिसको हम फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में क्या होता है, और इसका सबसे पहले प्रयोग अकबर द्वारा रेडियो के प्रभाव को जानने के लिए किया गया, जो केंद्रित फोकस्ड जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अकबर ने सबसे पहले रेडियो के प्रभाव को जानने के लिए इसका अध्ययन किया था। और अकबर जी का कहना था कि रेडियो ने 150 प्रकार के समाजों को प्रभावित किया है। ठीक है? अकबर ने जब ऐसा साक्षात फोकस्ड इंटरव्यू किया और वो रेडियो का प्रभाव कितना पड़ा, किस प्रकार के समाज पे पड़ा, कितने प्रकार के समाज पे पड़ा, तो उन्होंने जब इसका अध्ययन किया केंद्रित साक्षात्कार के माध्यम से, तो उन्होंने बताया, उनका जो निष्कर्ष निकला, उनका कहना था कि रेडियो ने क्या किया, 150 प्रकार से समाजों को प्रभावित किया है। ठीक है?
क्योंकि यह साक्षात्कार किसी विशेष घटना, अवस्था या परिस्थिति के प्रभाव पर केंद्रित होता है, इसलिए इसे केंद्रित साक्षात्कार भी कहा जाता है। मतलब किसी विशेष घटना या अवस्था या परिस्थिति पे के प्रभाव पर केंद्रित होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, केंद्रित साक्षात्कार कहते हैं। इसमें साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका का सहारा लिया जाता है। जो केंद्रित साक्षात्कार होता है, इसमें इंटरव्यू गाइड का सहारा लिया जाता है, पथ प्रदर्शिका। ठीक है। फिर आता है पुनरावृत्त साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार प्रयोग क्या किया था, सबसे पहले लेजर्स फील्ड द्वारा किया गया था। ठीक है। क्योंकि समाज में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जिसका परिणाम क्या होता है, एकाएक ना होकर धीरे धीरे दिखाई देता है। अतः होता क्या है, समाज में बार बार कुछ अवधि के बाद एक प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है, जैसे औद्योगिकरण का भारतीय गांवों पर प्रभाव। ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें, मतलब हम दोबारा जाकर देखते हैं कि इसका प्रभाव अब कितना पड़ा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं रिपीटेटिव इंटरव्यू, पुनरावृत्त साक्षात्कार। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है उसमें है संपर्क के आधार पर हम साक्षात्कार को भी बांट सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। फिर संरचना के आधार पर भी हम साक्षात्कार को 3 प्रकार से समझ सकते हैं, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्धसंरचित साक्षात्कार। ठीक है। साक्षात्कार मौलिक रूप से कह सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। ठीक है। साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, इसलिए इसका संचालन करना एक कला है। क्योंकि जब आप किसी का साक्षात्कार लेना जानेंगे तो एक कला ही तो है, तभी तो आप उससे कैसे ऐसे बात करेंगे कि उससे जो तथ्य हैं, जो डाटा है, उसको वस्तुनिष्ठ डाटा को कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। और ऐसे साक्षात्कार करने के लिए किसी भी साक्षात्कार की प्रक्रिया, जो हमने बताया कि अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, और किसी भी साक्षात्कार की प्रक्रिया मुख्यतः 3 चरण होते हैं। ठीक है। पहला क्या होता है कि जब हम किसी का साक्षात्कार लेना है हमको, तो उसको हमको पहले तैयारी करनी पड़ती है, इसीलिए कहा जाता है साक्षात्कार के बारे में प्रारंभिक तैयारी। ठीक है। फिर दूसरे स्तर पर आता है साक्षात्कार की एक प्रक्रिया होती है, और लास्ट में तीसरा स्तर आता है साक्षात्कार की समाप्ति एवं प्रतिवेदन। तो लास्ट में हम साक्षात्कार को कैसे समाप्त करेंगे, कैसे उसका वो करेंगे, वो लास्ट में आता है। तो 3 प्रक्रियाओं के माध्यम, 3 चरण के माध्यम से हम जो सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है साक्षात्कार, कैसे उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे साक्षात्कार को, वो 3 चरण उसके होते हैं। पहला, प्रारंभिक तैयारी करते हैं किसी भी साक्षात्कार के बारे में। अगर हम किसी का साक्षात करना चाहते हैं तो उसको हम पहले उसकी तैयारी करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। ठीक है। और दूसरे स्तर पर साक्षात्कार की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है। फिर तीसरे स्तर पर आता है हम उसको समाप्त कैसे करेंगे, किस क्वेश्चन के आधार पर या किस उसके आधार पर हम समाप्त करेंगे या उसका प्रतिवेदन करेंगे। ठीक है। तो हमने जाना आज अवलोकन, साइंटिफिक पहले मेथड जाना, अवलोकन जाना, फिर जाना साक्षात्कार। ठीक है। जो हमने प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के माध्यम से डाटा कलेक्ट करने की बात करी थी, तो उसी में हमने प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अवलोकन और साक्षात्कार का समझा। ठीक है। उसी कड़ी में हम लोग आगे जो बात करेंगे वो है क्वेश्चनेयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नावली। ठीक है। अब प्रश्नावली क्या है, डाटा कलेक्शन का तथ्य संकलन की यह प्राथमिक विधि है। इसमें शोधकर्ता घटना से संबंधित प्रश्नों की, इसमें देखिए, इसमें शोधकर्ता क्या आता है, जो किसी भी समस्या या घटना का जो अध्ययन करता है, उसमें बहुत सारे प्रश्नों की सूची बना लेता है, और डाक के माध्यम से, डाक खाना के माध्यम से या डाक के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे बहुत दूर दूर हमको अध्ययन करना है, तो उसमें प्रश्नावली का ही सहारा लिया जाता है। ठीक है। तो प्रश्नों की एक सूची होती है, और जो डाक के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में बसे लोगों को भेजा जाता है।
डाक के माध्यम से था ना, इसीलिए इसको जब हम गुडे एंड हार्ट को देखते हैं तो उन्होंने चूंकि डाक के द्वारा भेजा था इसीलिए इसको उन्होंने एक कह दिया कि यह विधि डाक द्वारा प्रेषित प्रविधि कहते हैं। उसको उन्होंने डाक द्वारा, प्रश्नावली को ही डाक द्वारा प्रेषित प्रविधि कहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। ठीक है, बहुत कम समय और धन में, या आपकी जितनी इनकम है उसके अनुसार इसमें बहुत कम लगता है समय और धन। ठीक है, और न्यूनतम धन से भी मतलब क्या कहने का तात्पर्य है कि इससे समय और धन कम होने पर भी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और इसीलिए इसे सर्वाधिक उचित प्रविधि माना गया है प्रश्नावली को। प्रश्नावली में होता क्या, किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित, प्रश्नावली में किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है पहले स्तर पर, जिसको डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरकर उसको पुनः लौटा देते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रश्नों की एक सूची, जो समस्या है, जो घटना है उससे संबंधित प्रश्नों की एक सूची है, डाक के माध्यम से जो सूचना दाता है उसको भेजा जाता है, और सूचना दाता क्या करता है, उसको भरकर पुनः उस पे लौटा देता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रश्नावली प्राथमिक डाटा कलेक्ट करने की प्राथमिक विधि है, और इसमें समय और धन की बचत होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, प्रश्नावली को हम 5 प्रकार में बांट सकते हैं, इसके 5 टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है संरचित या संयोजित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधानकर्ता प्रारंभ करने के पूर्व ही किया जाता है। अनुसंधान, इस जो संरचित या संयोजित प्रश्नावली होती है, इसका निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने के पूर्व ही किया जाता है, बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे देखेंगे तो डीएन मजूमदार साहब ने कानपुर नगर का जो अध्ययन किया इसी प्रश्नावली के माध्यम से किया था। कानपुर के नगर के अध्ययन का डीएन मजूमदार ने अध्ययन किया था, वो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर भेजकर ही उसका अध्ययन किया था। फिर दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड, अनियोजित या असंयोजित प्रश्नावली। इसमें पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि उन विषयों का उल्लेख होता है जिनके बारे में उत्तरदाता उत्तर प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें बहुत प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि उसे उन विषयों का उल्लेख होता है जिनके बारे में उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर होता है, तीसरा होता है क्लोज्ड इंटरव्यू, बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने संभावित उत्तर लिखे होते रहते हैं, उत्तरदाता को अपना उत्तर इन्हीं में से देना होता है। ठीक है, जो बंद या क्लोज्ड इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, क्लोज क्वेश्चनर जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने हम लोग क्या करते हैं, संभावित, उसके संभावित उत्तर लिख देते हैं, और उत्तरदाता को उन्हीं में से उसको भेजना होता है। जैसे एक प्रश्न लीजिए, क्या आप अंतर जातीय विवाह का समर्थन करते हैं, उसमें दिया होता है हाँ या नहीं, मतलब क्या आप अपने वोट का, जैसे इस समय चुनाव हुआ है तो जैसे लिखा जाएगा, क्या आप अपने मत का उपयोग किए हैं, हाँ या नहीं, तो आपको उसी पे टिक लगाना होता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड क्वेश्चनेयर। ठीक है, फिर होता है ओपन क्वेश्चनेयर। इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नों के सामने खाली स्थान को छोड़ दिया जाता है, जैसे डॉट 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 करके ना, उसमें उत्तरदाता क्या करता है, स्वयं अपने विचार व्यक्त करता है। जैसे
शिक्षा के संबंधी समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? या आप वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से संचालित किया जाए, आपके क्या सुझाव हैं? तो ओपन क्वेश्चनेयर में ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है, ठीक है? फिर होता है 5वां जो है वो होता है चित्रमय प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है? इसीलिए उसका नाम ही है चित्रमय प्रश्नावली। इसमें संभावित उत्तर के जो चित्र हैं उससे हम लोग रखते हैं। अब आता है प्राथमिक स्रोत में हम लोगों ने सहभागी, हम लोगों ने अवलोकन जाना, फिर हम लोगों ने साक्षात्कार जाना, फिर हम लोगों ने प्रश्नावली जाना। अब उसी कड़ी में एक आता है, बोलते ना अनुसूची। अनुसूची भी तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है। यह भी प्रश्नों की एक सूची होती है, लेकिन इसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाता। प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजा जाता है, फिर उत्तरदाता उसको भरकर वापस करता है, ठीक है? लेकिन अनुसूची क्या होता है, इसको डाक द्वारा नहीं भेजा जाता। यह प्रश्नों की एक सूची होती है, लेकिन इसको डाक द्वारा नहीं भेजा जाता, बल्कि क्या होता क्या है कि शोधकर्ता उत्तरदाता से पूछकर इसे स्वयं भरता है। उसमें जो उत्तरदाता होता है प्रश्नावली में, वो उत्तर भर के फिर डाक द्वारा पोस्ट कर देता है जहां से आया होता है, ठीक है? लेकिन अनुसूची में क्या होता है, प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे जो शोध करता है उत्तरदाता से पूछकर अपने ही भरता है। इसलिए इसमें यथोचित एवं प्रभावपूर्ण उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें इसीलिए आपको देखेंगे कि प्रभावपूर्ण उत्तर प्राप्त होते हैं। अनुसूची में सामाजिक शोध से संबंधित 3 प्रमुख प्रविधियों का समावेश किया जाता है। अनुसूची में 3 तरीके की प्रविधियों का इसमें समावेश होता है। कौन कौन सा है? अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली। इसीलिए इसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहते हैं, ठीक है? ठीक है। अब अनुसूची हमने जान लिया। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है जिसको उत्तरदाता से जाकर शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता स्वयं पूछकर उसको भरता है, ठीक है? और इसमें 3 प्रमुख प्रविधियों का प्रवेश होता है, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली। अब हम लोग जो डाटा कलेक्शन का अगला कड़ी है, हम लोगों ने आज जाना प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य, ठीक है? शुरुआत हमने करी कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, फिर हमने आया डाटा। डाटा क्या है, उसमें प्राथमिक डाटा, द्वितीयक डाटा। प्राथमिक में हम लोगों क्षेत्र में जाकर उसको एकत्र करते हैं। द्वितीयक में होता क्या है कि जो सरकारी या गैर सरकारी जो आलेख होते हैं उसको शामिल किया जाता है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, उससे हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं। तो प्राथमिक शोध के अंतर्गत हमने अवलोकन को समझा। अवलोकन मतलब नेत्रों द्वारा किया गया अध्ययन, जिसमें हमने जाना नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन या सामूहिक अवलोकन के बारे में हमने जाना, ठीक है? उसी के संदर्भ में हमने सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन के बारे में जाना या सामूहिक अवलोकन के बारे में जाना। फिर हमने साक्षात्कार के बारे में समझा। साक्षात्कार मतलब किसी भी के अंदर प्रवेश कर उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना, साक्षात्कार के अंतर्गत जाना। इसका तात्पर्य हम क्या होता है, कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं, ठीक है? उन तथ्यों जो अप्रकट या अदृश्य होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है? हमने साक्षात्कार के बारे में जाना। फिर हमने प्रश्नावली जाना। प्रश्नों की एक सूची होता है जिसके डाक के माध्यम से भेजा जाता है दूर दराज के क्षेत्रों में, फिर उत्तरदाता भरकर उसको वापस कर देता है। फिर हमने प्रश्नावली को में जाना। फिर हम लास्ट में जानते हैं अनुसूची क्या है। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें होता क्या है, शोधकर्ता उत्तरदाता से स्वयं जाकर पूछकर भरता है और
3 प्रमुख प्रविधियों का समावेश होता है इसमें, अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली। तो आज हम लोगों ने मेथड्स ऑफ सोशल इंक्वायरी में इतना जाना, ठीक है? और फिर नमस्कार।